अव्वल खान एक बार फिर अपनी रिस्ट वॉच की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर इज़्तिरारी अंदाज में कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। बर्दाश्त और सख्त जानी का मुजाहरा करने के बावजूद उसके अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। बेख्याली में उसने सिर्फ इतना उगला है कि एलन नर्सरी के इलाके में ठहरा हुआ है। हो सकता है कि अगली मुलाकात में वो काम की कोई और बात बता दे। इसी उम्मीद में मैंने उसे मारने में उजलत नहीं की। मैंने उसे बहुत बेरहमी से मारा, लेकिन वो बेहयाई के साथ पिट कर भी कई बार मुस्कुराया था। मालूम होता है कि वो किसी खतरनाक ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। मैं थक कर सुस्त हो जाती थी तो वो कोई ना कोई घटिया हरकत करके मुझे इतना इश्तियाल दिलाता था कि मैं दोबारा पूरी कुव्वत से उसकी ठुकाई शुरू कर देती थी। मैं नर्सरी का इलाका ज़हन नशीन कर लिया है। अव्वल खान ने अलविदाई अंदाज में बोला, वापसी पर मेरे तीसरे आदमी को भी यहीं रोक लेना। तुम खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ, अब कल बात होगी। अगर तुमसे राब्ता होने से पहले मोतीलाल चल बसे तो क्या करना होगा? मैंने पूछा। मेरा कोई भी आदमी उसे ठिकाने लगा देगा। ये कहता हुआ वो नकासी के रास्ते की तरफ चलता गया। हमारे दरमियान कोई तकल्लुफ बाकी नहीं रहा था। बस बाहिमी एहतराम और वफादारी के सहारे गाड़ी चल रही थी। हम मेज पर बैठे खाने में मसरूफ रहे और अव्वल खान बुरा माने बगैर वापस चला गया। खाने के बाद वीरा गजाला को साथ लेकर छत पर चली गई। वो चहलकदमी के साथ दूरबीन से इस इलाके का तफरीही जायजा भी लेना चाहती थी। मैं ड्राइंग रूम में आकर कसलमंदाना अंदाज में एक सोफे पर दराज हो गया। सुल्तान शाह ने टेलीविजन खोल लिया और जहांगीर नहायत विद्याना अंदाज में मेरे करीब कालीन पर आ बैठा। नीचे क्यों बैठे हो? मैंने जहांगीर को घूर कर पूछा। क्या फिर खोपड़ी में चढ़ रही है? मजाक मत करो, वो धीमे से बोला। इस वक्त मैं बहुत संजीदा हूँ। संजीदा ही नहीं, तुम रंजीदा भी नजर आ रहे हो। खासी फटकार है तुम्हारे चेहरे पर। यह बताओ कि अब मैं क्या करूं? उसने सर झटकर तशवीश से कहा। कोई सर पैर पता चले तो मैं मशवरा दूं। क्या परेशानी है तुमको? कल फोन पर मेरी सलमा से बात हुई थी। वो अपने मेके में बेजार हो गई है। हाकमाना मिजाज की औरतें शौहरों के सीने पर मूंग दल कर ही खुश रहती हैं। मेके में उनकी कोई हैसियत होती है, ना कोई इशारों पर नाचने के लिए आमादा होता है। घर पर रहें तो बात बेबात पर शौहरों को डांट टपट कर अपना दिल ठंडा करती रहती हैं। बकवास मत करो। वो दबी दबी आवाज मुकरा। हमारे दरमियान झड़पें जरूर होती रहती हैं, मगर मैं कभी भी उससे नहीं दबता। जिस दिन हैकड़ी जमाएगी, चोटी पकड़ कर घर से निकाल दूंगा और फिर उसकी याद में तकियों से लिपट कर रोता रहूंगा। मैंने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। मैं अभी भी सलमा को नहीं बुलाना चाहता। वो अकड़ गया। कल की बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया था। शादीशुदा औरत अपने घर आना चाहे तो ये उसका हक है। मालूम होता है कि नादिया की मौत के बाद तुम बिल्कुल लंडोरे हो गए हो। जब भी बीवी के हक में खैर की बातें सोच रहे हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें तुम्हारी बड़ाई है। यार देखो ना, ढोर ढंगर भी दिन भर झाड़ झंकाड़ से लेकर फूल पत्तों तक पर मुंह मारते रहते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही अपने बाड़ों की तरफ चल देते हैं। अपना भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। दोस्तियां तो बस गुजारे और तब्दीली के लिए होती हैं। आदमी का असल बंधन वही होता है जो अपनी औरत के साथ होता है। मैं आज जरा सी कोशिश करूं तो 10 नादियाएं मिल सकती हैं, लेकिन सलमा का अपना मकाम है। सलमा तुम्हारे ये नादर ख्यालात सुन ले तो खुशी से इस पर शादी मरकतारी हो सकती है। मैंने तंजिया कहा। ये अच्छी बात है कि इस बार तुम सलमा की कमी महसूस कर रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम हर तरफ से मसाइल में जकड़े हुए हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें तंग कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे दूर दूर तक अपना कोई दूसरा दोस्त या हमदर्द नजर नहीं आता। मैं किसी का हमदर्द नहीं हूँ। मुझे हमदर्द दवाखाना बनाने की कोशिश मत करो। उसने दांत निकाल दिए। फिर बताओ मैं क्या करूं? सलमा को क्या जवाब दूं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? बुला लो उसे। मैंने रवा रवी में कह दिया। तुम्हारा मतलब है कि अब मेरे घर पर कोई खतरा नहीं होगा? उसने ताई तलब लहजा में पूछा। इस वक्त मुझे जहांगीर की परेशानी का सही अंदाजा हुआ और मैंने संभल कर कहा, इस बार तुम मेरी वजह से लंबे चक्कर में आए हुए हो। मेरी मानो तो इस घर में वापसी का इरादा तर्क करके उसे बेचने की फिक्र करो। फिलहाल क्लिफ्टन के इलाके में कोई कुशादा फ्लैट किराए पर ले लो। बाद में अपनी पसंद का नया घर खरीद लेना। नई जगह तुम्हारे लिए हर एतबार से बेहतर रहेगी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सलमा क्लिफ्टन के इलाके में खुश नहीं रह सकेगी। क्यों? वहां कौन से कीड़े पड़ गए हैं? वो पाकिस्तान का सबसे महंगा और बेहतरीन रहायशी इलाका है। मेरा इस इलाके में कसरत से आना जाना रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि क्लिफ्टन में वफादार खानदानी शुरफा की एक बड़ी तादाद रहती है, लेकिन नो दौलतियों की यलगार की वजह से वहां मजमूई तौर पर डिस्को मुआचा परवान चढ़ रहा है। हर शख्स दूसरे को मरौब करने के चक्कर में लगा रहता है। जिसकी जेब में गड्डियां भरी हों वो जाता है और पसंद का मकान या फ्लैट खरीद लेता है। कोई उससे नहीं पूछता कि रकम कहाँ से आई है, मेहनत से कमाई गई है या चोरी डाके और हेरोइन फरोशी से हासिल की गई है। बस मैं समझ गया। मैंने उसे बात मुकम्मल नहीं करनी थी। मेरे सामने ज्यादा पारसाब बनने की कोशिश न करो। तुम्हें अपना कारोबार जमाए चंद ही बरस हुए होंगे। तुम्हारे सारे असासे शी की कमाई से बने हैं। शुरू में तुम भी मेरी ही तरह नंगे भूखे थे। हेरोइन का पैसा बटोर कर आज तुम मुअज्जज खानदानी बनने की कोशिश करो। हम सब में से बड़ी खराबी यही है कि दूसरों पर एक उंगली उठाते हुए हम ये भूल जाते कि हमारी 3 उंगलियां खुद हम पर उठ रही हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं हर जगह गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे सलमा की पसंद और नापसंद का भरपूर ख्याल रखना पड़ता है। वो बहरहाल एक मुअज्जज और आसूदा घराने की लड़की है।
इलाके के इंतखाब का इख्तियार तुमको है, बस नया घर लो और सलमा को बुला लो। तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैं सुबह ही से काम शुरू करता हूँ, किसी न किसी तरह पुराने घर का कीमती साजो सामान भी निकाल लिया जाएगा। इसकी तरफ से तुम बेफिक्र हो। सलमा की तिजोरी में मेरी अमानत भी पड़ी हुई है। अव्वल खान के आदमी वहां की एक एक चीज तुम्हारे नए घर में मुंतकिल कर देंगे। अपना मसला तुम्हारे सामने रखते ही आदमी बेफिक्र, उसका फिक्रा अधूरा रह गया। जीनों पर तेज तेज कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, जैसे कोई तेजी से सीढ़ियां उतर आओ। हम दोनों अपनी गुफ्तगू भूल कर जीनों की समत में देखने लगे। सुल्तान शाह भी टीवी को भूल कर उसी तरह मुतवज्जा हो गया। चंद ही लम्हों में वीरा बुखलाई हुई नमोदार हुई और तेज तेज सांसों के दरमियान नीची आवाज बोली, पुलिस! अभी अभी पुलिस की 3 गाड़ियां फैक्ट्री के गेट पर रुकी हैं। मैंने सूरत से अपनी जगह छोड़ दी। अगर पुलिस खामोशी के साथ वहां पहुंची थी तो आसार कुछ अच्छे नहीं थे। नारमन के बड़ों ने मेरी गिरफ्तारी पर खतीर इनाम मुकर्रर किया हुआ था। इसके लालच में कोई भी जवान साल ताले आसमां मेरे हाथों में आईनी जेवर पहना सकता था। मैं वीरा के साथ गायब हो रहा हूँ। मैंने सरगोशाना लहजा में कहा, इन लोगों से STF वाले निमट लेंगे, इन्हें ऊपर से बुला लो। मैंने अपना फिक्रा मुकम्मल ही किया था कि ऊपर से बशीर अपने दूसरे साथी के हमरा नीचे आ गया। इस वक्त तक पुलिस वालों की अजनबी और ऊंची ऊंची आवाजें इमारत की निचली मंजिल में सुनाई देने लगी थी। रेशम खान उन्हें बिठाने और नीचे ही रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका कोई अफसर पूरी इमारत की तलाशी लेने पर मुसर था। वो मुसीबत बिल्कुल नागहानी नाज़िल हुई थी। पुलिस वाले इतनी खामोशी और तेजी के साथ वहां आए थे कि कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। मुझे ऊपर से नीचे जाने वाले किसी दूसरे रास्ते का इल्म नहीं था। वाहिद जीने के नीचे पुलिस की नफरी मौजूद थी। वो किसी भी लम्हे जीने तय करके ऊपर की अकामती मंजिल पर आ सकते थे। मेरे लिए उनसे बचने की बस एक ही राह थी कि जीने चढ़कर खुली छत पर पहुंच जाऊं और वहां से निकल भागने की कोशिश करूं और कोई राह तलाश करूं। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी छठी इसने खतरे का नारा बुलंद कर दिया था और मैं हर कीमत पर इन वर्दी पोशों की नजरों से दूर रहने का फैसला कर चुका था। अगर वो लोग जरा सी देर पहले आ गए होते तो अव्वल खान बनफ्से नफीस फैक्ट्री में मौजूद होता। उसकी मौजूदगी में मैं तहफ्फुज़ और आफियत के एक अजीब से एहसास से सरशार रहता था। बदकिस्मती से वो जा चुका था। उसके आदमी जरूर मौजूद थे। मेरा अंदाजा था कि पुलिस वालों को वापस भेजने के लिए उनकी शनाख्त भी काफी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उनके बलबूते पर कानून के मुहावजों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं वीरा का हाथ थाम कर तेजी के साथ जीने तय करता चला गया। मेरे पांव नंगे थे। ये पुलिस कहां से टपक पड़ी। वीरा बुनाए हुए लहजे में मनमनाई, ये सब बाद में सोचने की बातें हैं, फिलहाल यहाँ से निकल भागने के बारे में सोचो। मैदान साफ होने तक यहाँ से दूर रहने ही में हमारी आफियत है। अगर वो मोतीलाल वाले गोदाम की तरफ जा निकले तो जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। मुझे भी मालूम है, मगर ये मनहूस कलमात मुंह से मत निकालो। मैंने उसे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। वीरा को जीनों के इख्तिताम पर रोककर मैं खुली छत पर चला गया। रेशम खान हिफाजत और बेहतर चौकीदारी की वजह से इन दिनों पूरे अहाते की बत्तियां जला रहा था। मैंने अकबी दीवार की तरफ जाकर एहतियात से नीचे झांका तो मुझे रोशनी में कई मुसल्लह पुलिस वाले नजर आए। मैंने इसराब के आलम में तेजी से चारों तरफ का जायजा ले डाला, लेकिन कोई समत खाली नजर नहीं आई। पुलिस वाले पूरी मनसूबाबंदी के साथ आए थे और आते ही उन्होंने दफ्तर की 2 मंजिला इमारत को घेरे में ले लिया था। इस वक्त मुझे फैक्ट्रियों के तामीरी ज़ाब्तों पर बहुत शिद्दत से गुस्सा आया, क्योंकि इनकी रूह से फैक्ट्री को बिजली फराहम करने वाले सब स्टेशन के सिवा कोई इमारत अहाते की दीवार से मिलाकर तामीर नहीं की जा सकी थी। दफ्तर की इमारत गेट के करीब बनी हुई थी, लेकिन अहाते की 2 मुत्तसिल दीवारों से खासी दूर थी, जिसके नतीजे में पुलिस वालों को चारों तरफ से मुहासरा करने का मौका मिल गया था। इमारत की कोई एक दीवार भी अहाते के साथ मुश्तरिक होती तो इसके सारे बराह रास्त फैक्ट्री से बाहर निकलने का सुनहरा मौका मिल सकता था। मैं इस वक्त बेबसी की अजीब कैफियत से दो चार था। हम सब बहुत बुरी तरह चूहेदान में फंस कर रह गए थे। मैं गैर इरादी तौर पर वीरा के करीब जा पहुंचा। वो आखिरी तारीख जीने में बैठी नीचे होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने दफ्तर में मैगजीन और हथियारों की पेटी देख ली है। मेरा लम्स महसूस करते ही उसने मेरे कान के नीचे सरगोशी की। मैं उसके बराबर में बैठ गया। पूरी इमारत की तलाशी होगी और फैक्ट्री का मालिक थाने जाएगा। एक रख्त आवाज सख्त लहजे में गूंज रही थी। वो लोग दफ्तर से ऊपरी मंजिल तक फैल चुके थे। वही शख्स ताहकमाना लहजे में कह रहा था, तुम लोगों के कार्ड हमने देख लिए, लेकिन हम अपना काम नहीं रोकेंगे। दफ्तर में हथियारों और फालतू गोलियों का जखीरा पकड़ा गया है। इधर तकरीब कारी होती है। कोई कानून ये नहीं कहता कि जहां किसी फेडरल एजेंसी के आदमी मौजूद हों वहां से आंखें बंद करनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि तुम हथकड़ी नहीं लगाएंगे। तुम हथियारों की मलकियत के दावेदार हो, इसलिए तुम दोनों को भी थाने जाना होगा। हम यहाँ ड्यूटी पर हैं। वो बशीर के साथी की आवाज थी। हम यहाँ से नहीं लेंगे। हमारे साथ ज्यादती या जबरदस्ती की गई तो नताइज की जिम्मेदारी तुम पर होगी। मेरी किसी बड़े से बात करवाओ, अभी फैसला हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। वही शख्स घुरा है। यहाँ के फोन के तार काटे जा चुके हैं। छोटे बड़े से बात थाने ही में होगी। यहाँ फैक्ट्री मालिक के साथ जो भी मुश्तबा आदमी या मुलजिम नजर आया उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इतनी बड़ी मिकदार में तोपखाने जैसे हथियारों का बरामद होना माहौल नहीं है। तुम लोग किसके हुक्म पर यहाँ आए हो? इस बार सुल्तान शाह ने बहुत रसानियत से सवाल किया था। मुखबरी पक्की हो तो फिर किसी के हुक्म की जरूरत नहीं होती। तुम लोग सच से बता दो कि मफरूर मुलजिम कहाँ छुपा हुआ है, तो तुम्हारे साथ नरमी हो सकती क्या, वरना थाना कोई अच्छी जगह नहीं होती। मामला गंभीर होता चला जा रहा था।
शायद मेरे बारे में मुखबरी की गई थी। ये मुखबरी सिर्फ एलन ही कर सकता था, क्योंकि मेरे ठिकाने के बारे में वही सबसे बेहतर अंदाजा लगा सकता था। अपने कुत्ते की मौत और फिर सुल्तान शाह वगैरह की फायरिंग के बाद उसने मुझ पर बहुत घटिया वार किया था। अपनी साख रखने वाले बड़े मुजरिम शिकस्त की जिल्लत उठा लेते हैं, लेकिन अपने हरीफ पर दबाव डालने के लिए कभी पुलिस या कानून का सहारा नहीं लेते। माफिया का हलफ यही था। अमली तौर पर मैं माफिया से बाहर भी इस असूल की अमलदारी देख चुका था। एलन किसी भी एतबार से बड़ा नहीं था। टेलीफोन लाइनों के तार मुनक़ता हो जाने से वक्ती तौर पर सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो गई थी। एसटीएफ के एहलकारों की अथॉरिटी तस्लीम नहीं की जा रही थी। राब्ते मुनक़ता थे। मोतीलाल जख्मी हालत में एक गोदाम में पड़ा हुआ था और मैं वीरा के साथ छत पर मैसूर था। काम करो, पुलिस अफसर की आवाज गूंजी। ऊपर अंदर बाहर अच्छी तरह देखो, जो नया आदमी नजर आए पकड़ कर मेरे सामने पेश करो। हथियारों की पेटी मुलजुमों के साथ मेरी गाड़ी में रखी जाएगी। नीचे मुतअद्दिद कदमों की धमक गूंजने लगी। वो हर तरफ फैल रहे थे। मुझे मालूम था कि हथियारों की मौजूदगी की वजह से हर चीज से छेड़छाड़ की जाएगी। चाहे दफ्तर की इमारत से निमटने के बाद वो फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों का रुख करने का इरादा रखते थे। दो बंदे होशियारी से ऊपर छत पर जाओ। पुलिस अफसर की इस हदायत ने मेरे असाब में सनसनी की लहर दौड़ा दी। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हम लोग खाना खाने के बाद सस्ताने के मूड में थे, इसलिए सभी गैर मुसल्ला थे। ये शायद हमारे हक में बेहतरी था, क्योंकि मैं वीरा या किसी और की खोपड़ी में अपनी सोच नहीं डाल सकता था। मैंने जब से शी को खैरबाद कहा था, कानून के मुहाफिजों के सामने हथियार उठाना छोड़ दिया था। तसादुम के हर मौका पर मेरी पूरी कोशिश यही होती थी कि किसी भी तरह टकराव से बचा जा सके, और मेरी ये हिकमत अमली हमेशा कामयाब रही थी। लेकिन वीरा इन बारीकियों पर जरा भी यकीन नहीं रखती थी। वो खतरे के वक्त हर हालत में और हर कीमत पर अपना बचाव करने पर यकीन रखती थी। इस वक्त मुसल्ला होती तो मेरी किसी बात पर कान धरे बगैर आखिरी सीढ़ी पर मोर्चा जमा कर बैठ जाती और ऊपर का रुख करने वाले सिपाहियों को गिराना शुरू करती थी। यकीनी बात थी कि इतनी भारी नफरी के मुकाबले में वीरा का कामयाब होना मुहाल था। आखिरकार उसे सफर डालनी ही पड़ती। लेकिन महाज दराई के बाद होने वाली शिकस्त हमेशा जिल्लत अमेज होती है। हम पर कोई और जुर्म साबित होता या ना होता, सरकारी एहलकारों से मुकाबले के संगीन जुर्म में हम सब भी लंबी मुद्दत के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाए जा सकते थे। गनीमत था कि वीरा भी मेरी तरह गैर मुसल्ला थी। निचले सीने पर कदमों की पहली वजनी आहट होती ही वीरा अपनी जगह छोड़कर पंजों के बल छत पर दौड़ गई। मेरे आसाब पर सख्त दबाव था। पुलिस वालों ने हमारे फरार का हर रास्ता मसदूद किया हुआ था। हम खुले आसमान तले बिल्कुल बेआसरा थे। जीनों पर कदमों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती जा रही थी। मैंने एक दीवार के करीब झांका। नीचे दो मुसल्ला सिपाही खुशगपियों में मसरूफ थे। क्या करें, कहाँ जाएं? वीरा के होंठों से सरसराती हुई मुतवहिश आवाज उभरी। मेरे ज़हन में रोशनी का कोई गोला सा फटा। मैंने एक बार फिर उसी दीवार पर से झांका और पीछे होकर वीरा का हाथ थाम लिया। जल्दी आओ, मेरे साथ आओ, वो ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। तुम पागल हो, नीचे कूद कर मर जाओगे। वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते बोली। आओ, मैंने वैश्याना सरगोशी में गुर्रा कर कहा। मेरी सख्त होती हुई उंगलियां वीरा की कलाई के नरम गोश्त में बैठती जा रही थी। उसने खौफ और बेबसी से मेरी तरफ देखा और दीवार के करीब आ गई। छत के गिर्द बनी हुई दीवार की बुलंदी 3 फुट से ज्यादा नहीं थी। मैं वीरा को साथ लेकर दीवार से छज्जे पर उतर गया। निचली मंजिल की खिड़कियों और दरवाजों को बौछार से महफूज रखने के लिए वो छज्जा इमारत के चारों तरफ में फैला हुआ था। हमारे उतरते ही पुलिस वाले छत पर आ गए। लो भाई, SHO साहब के हुक्म की तामील होगी। एक आवाज गूंजी, यहाँ तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है, खुली छत पर कोई पागल का पुत्र छुपेगा। मैं फौरन छज्जे पर तराश हो गया और सिरक कर दीवार और छज्जे के जोड़ से बिल्कुल चिपक गया। वीरा ने कोई चूं चरा किए बगैर मेरी तकलीफ की। उसने मेरे पैरों से अपना सर जोड़कर जगह संभाल ली थी। हम दोनों ऐसी पोजीशन में थे कि छत पर से बाहर का सरसरी जायजा लेने पर हमारा देख लिया जाना मुमकिन नहीं रहा था, जब तक कोई सिपाही ऊपर की दीवार पर से झुककर देखभाल न करता। हमें नहीं देखा जा सकता था। छत पर 2 अफराद के कदमों की चाप गूंज रही थी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए छत पर टहल रहे थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उनसे चंद कदम के फासले पर SHO के मतलूबा शिकार सांस रोके पड़े हुए। मुखबरी पक्की हुई है। काली हथियार पकड़ने पर भी साहब की बड़ी वाह वाह होगी। फिर आवाज आई, लेकिन समझ में नहीं आता कि मफरूर इश्तिहारी मुलजिम कहाँ गायब हो गया। मुंशी कह रहा था कि फोन करने वाले गोरे ने टूटी फूटी उर्दू में बस इतना बताया था कि 15 लाख इनाम वाला मुलजिम SJ गारमेंट फैक्ट्री में छुपा हुआ है। साहब ने ये सुनते ही नफरी जमा करनी शुरू कर दी। साला हाथ लग जाए तो 10 से 5 हजार तो हर सिपाही के हिस्से में भी आएगा। इतनी बड़ी रकम साहब अकेला हजम नहीं करेगा। आओ चलते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दूसरे ने कहा। और कदमों की खटखट की आवाजें रफ्ता रफ्ता दूर होने के बाद जीनों पर मुंतकिल होगी। वीरा को कुछ और न सूझा तो उसने दोनों हाथों से मेरा पैर थाम कर उनका बोसा ले लिया। मैं दम साधे अपनी जगह पड़ा रहा। जीनों में मादूम होती हुई आहटों को सुनता रहा और गिनती करता रहा। शुरू से आखिर तक वो दोनों एक साथ रहे थे। उन्होंने निचली मंजिल पर पहुंचने के लिए कम अज कम 18 जीने तय किए थे। वो छज्जा बहुत चौड़ा नहीं था। अंधेरे में सरजद होने वाली जरा सी बेएहतियाती मुझे कम अज कम 20 फुट की बुलंदी से जमीन पर पहुंचा सकती थी। मैंने बहुत एहतियात से अपने बदन को समेट कर सिरकते सिरकते अपना रुख तब्दील किया और वीरा के इतने करीब हो गया
कि उसे सरगोशी में अपनी बात समझा सकूं। वो गर्दन घुमाए मेरा जायजा ले रही थी। मुझे अपनी दस्तरस में पाते ही उसने पूरी गर्मजोशी से मेरा बोसा ले लिया। उसकी हरकत इतनी बेसाख्ता और वालियाना थी कि मैं उसे कुछ भी नहीं कह सका। वो हैवानी लज्जत से बोझल नहीं बल्कि सताइश और ममनूनियत के लतीफ जज्बों से महकता हुआ बोसा था। चंद मिनट यहीं मरी रहो। मैंने उसके कान में सरगोशी की। मैं ऊपर जाने के बाद इशारा दूं तो तुम भी एहतियात से ऊपर आ जाना। जब तक मैदान साफ नहीं हो जाता यहीं पड़े रहो ना। उसने मेरा बाजू नोच कर कहा, इनमें से कोई दोबारा ऊपर आ निकला तो हमें फिर नीचे उतरना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूं कि नीचे गजाला और दूसरों का क्या हाल हो रहा होगा। मैंने फौरी तौर पर उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर कहा, सिपाही ऊपर आए तो वह समझ रहे हों कि अब हमें हथकड़ी लग जाएगी। सिपाही मायूस और नामुराद लौटे हैं तो अब उन्हें ये फिक्र हो रही होगी कि हम आसमान पर प्रवास कर गए हैं या फर्श का पैबंद बन गए हैं। फर्श का पैबंद एलन बने कहा। वो दांत पीसते बोली कि उसने हमारे साथ नाकाबिले मुआफी कमीनगी की है। मैं छिछोरे दोस्तों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना छिछोरे दुश्मन को माफ करने की कायल हूँ। ये वक्त गुजर जाए तो फिर मैं उसे देखूंगी। नर्सरी का इलाका खासा गुंजान आबाद है, लेकिन वो ज्यादा देर तक हमारी नजरों से रुपोश नहीं रह सकेगा। मैंने ये कहते हुए अपनी पोजीशन तब्दील की, तेजी से सीधा हुआ और पलक झपकते में दीवार फांद कर छत पर उतर गया। छत पर मैं चंद सानियों तक अकड़ों बैठा अपने सनसनाते हुए जहन को एतदाल पर लाने की कोशिश करता रहा। नीचे से कुछ तेज तेज लेकिन नाकाबिले फहम आवाजें आ रही थी। शायद नाकामी की तलखी से दिल बर्दाश्ता होकर एसएचओ ने दुरुस्त रवैया इख्तियार कर लिया था। हालात साजगार नहीं है, तुम वहीं पड़ी रहो। मैंने बहुत एहतियात से दीवार से सर बाहर निकाल कर वीरा को हदायत थी और खुद किसी चौपाई की तरह चलता हुआ जीनों की इख्तितामी सिरे पर पहुंच गया। जीनों की सुरंग से होकर आने वाली आवाजें काबिले फहम ही नहीं तशवीशनाक थी। एसएचओ की गुसीरी आवाज गूंज रही थी, डैनी का ठिकाना नहीं बताओगे तो मैं तुम सबको हवालात में डाल दूंगा। फेडरल एजेंसी भी तुम लोगों को वहां से नहीं निकाल सकेगी। तुम बिला वजह हम पर बरहम हो रहे हो। इस वक्त सुल्तान शाह भी ताव खा चुका था। जहांगीर बार बार तुम्हें बता रहा है कि डैनी इसका दोस्त जरूर है, लेकिन एक मुद्दत से गायब है। बशीर और अरशद के कागजात देख लेने के बावजूद तुम जो मनमानी कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें मुआवजत खा होना पड़ेगा। कानून की पकड़ में आते वक्त हर मुजरिम इसी तरह पारसाई के दावे करता है। एसएचओ इस्तेजाइया लहजा में कह रहा था, हवालात में एक रात गुजरती है तो सारा नशा हिरन हो जाता है। मैं देखूंगा कि सूरज निकलने के बाद तुम कितनी लंबी चौड़ी बातें करते हो। हम तुमसे उलझना नहीं चाहते। वो गजाला की आवाज थी जिसे खामोश करा दिया गया। तुम चुप रहो। एसएचओ इस पर गरजा था। मैं जनानियों को मुंह नहीं लगता। अभी तुम्हारे मर्द जिंदा हैं, मुझे इनसे बात करने दो। तुम्हें जो कहना है वो थाने के मुंशी को लिखवा देना। तुम फैक्ट्री का चप्पा चप्पा देख लो, या तुम्हें किसी जुर्म का निशान तक नहीं मिलेगा। इस बार जहांगीर अपना दिल कड़ा करके बोल रहा था, हथियार फेडरल एजेंसी वालों के। मेरा कसूर सिर्फ शराब रखने का है, ये मैं खुद पीता हूँ। मेरी सारी बोतलें ले जाकर तुम जुल्म कर रहे हो। शराब के पुत्र, तुम्हारे मुंह से पूरी बोतल की बू आ रही है, मगर बातें अंकल की कर रहे हो। फिक्र मत करो, शराब पीने और रखने के जुर्म में तुम्हारे खिलाफ पर्चा नहीं कटेगा। बड़े आदमियों पर ऐसे छोटे मोटे इल्जाम अच्छे नहीं लगते। अब तुम सब थाने चलने की तैयारी करो, वरना मैं बुलाता हूँ अपने आदमियों को। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सुल्तान शाह बोला। सबको अपने साथ ले जाओ, लेकिन इस औरत को तंग मत करो। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि हमें इम्तिहान में मत डालो। हम हर ज्यादती खामोशी से सह सकते हैं, लेकिन अपनी औरतों को चादर और चारदीवारी से बाहर नहीं देख सकते। सुल्तान शाह की आवाज के गर्भ को मैं खूब समझ रहा था। उसके दिल से निकली हुई आवाज एसएचओ के दिल को मौम कर गई और वो बोला, मुझे कौन सा औरत का अचार डालना है, इसे रखो अपनी चारदीवारी में। बशीर और अरशद के सिवा तुम तीनों मेरे साथ चलोगे। वो बात सुनते ही मैंने समझ लिया कि वो जहांगीर और सुल्तान शाह के साथ रेशम खान को भी ले जाने का इरादा रखता था। शायद इन लोगों ने फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों का रुख नहीं किया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बहुत सी बातें यूं खुद ब खुद होती चली जाती हैं कि वक्ती तौर पर नागवार गुजरती हैं, लेकिन बाद में वही बड़े वाकयात की बुनियाद बन जाती हैं। वो वीरा की अजीब सी जिद थी कि मोतीलाल को वो अपने हाथों से मारेगी। दिल खोलकर उसकी दुर्गत बनाने के बाद वीरा उसे बेहोश करके तारीकी में बंद कर आई थी। मोतीलाल की निगरानी करने वाला शख्स पहले ही प्रताप को लेकर शहर गया हुआ था। अगर वो दो वाकयात रूनमान न हुए होते तो इस वक्त का नक्शा ही मुख्तलिफ हो सकता था। कतरनों वाले गोदाम में रोशनी हो रही होती और वहां एक मुसल्ला आदमी भी खड़ा हुआ नजर आता, तो पुलिस वाले फैक्ट्री के हदूद में दाखिल होते ही इस तरफ लपकते और मोतीलाल हमारे कब्जे से निकलकर उनकी तहवील में चला जाता। अगर वीरा उसे मार भी डालती मगर गोदाम की रोशनी गुल न करती, तब भी तारीक और वीरान पड़ी हुई फैक्ट्री में कतरनों का रोशन गोदाम फौरन पुलिस वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लेता। ऐसी सूरत में हमें मोतीलाल के मुखासमाना बयान से तो निजात मिल जाती, लेकिन एक बिगड़ी हुई लाश के बारे में जवाब देनी मुश्किल हो जाती। नीचे खामोशी फैली हुई थी, बसाहटें सुनाई दे रही थी। शायद जहांगीर और सुल्तान शाह रवानगी की तैयारी कर रहे थे। जल्दी करो, अभी मुझे रोजनामचा भी पूरा कराना है। एसएचओ ने हाथ लगाई। चंद सानियों बाद ही जीनों पर मुतअद्दिद कदमों की आवाजें गूंजने लगी। मेरे दानिश में इस ड्रामे का वो अंजाम खासा अफसोसनाक था। मैं वीरा और गजाला समेत आजाद व महफूज था। मेरी वजह से आने वाला सरकारी अताब एक बार फिर जहांगीर को सहना पड़ा था। रफ्ता रफ्ता वो सारी आटे मादूम हो गई। नीचे डीजल गाड़ियों के इंजन बेदार होने लगे। वीरा बदस्तूर छज्जे पर छुपी हुई थी। मैं उदासी के आलम में आखिरी सीढ़ी पर बैठा अगले इकदाम के बारे में सोच रहा था कि अचानक खौफ की एक सर्द लहर मेरे वजूद में सरागियत करके वो हल्की सी धमक थी। कोई बहुत तेजी के साथ ऊपर आ रहा था।
मैंने चौंक कर फुर्ती से अपनी जगह छोड़कर छत पर सरकना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसी स्नान में आने वाला वजूद सामने आ गया और मेरे मुंह से बेसाख्ता इत्मीनान का एक गहरा सांस खारिज हो गया। आने वाली गजाला थी। वो नंगे पांव बदहवासी के आलम में जीनों पर दौड़ती आ रही थी। जीनों के इख्तिताम पर मुझे देखकर वो जहां थी वहीं थमकी। उसकी फटी फटी आंखें हैरत और बेयकीनी के आलम में मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। लम्हों ही लम्हों में उसके नरमो नाजुक लबों के गुलाबी गोशे फड़फड़ाए और फिर उसकी आंखों में नमी सी तैरने लगी। उसकी मासूमाना फिक्रमंदी से मेरा दिल भी तड़प उठा। मेरा दिल चाहा कि लपक कर उसे अपने बाजुओं में समेट लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। इस वक्त तक मतला साफ नहीं हुआ था। जाते जाते भी पुलिस वालों में से कोई ऊपर आ सकता था। वापस जाओ और थोड़ी देर तक इंतजार करो। मैंने तेज लहजे में सरगोशी की। टुटबाई हुई आंखों के साथ मुड़कर सीढ़ियां उतरती चली गई और मैं आसूदगी के एक अनोखे एहसास के साथ मुस्कुराने लगा। आकर नीचे का शोर कम होने लगा। गाड़ियों के इंजनों की गुराटें दूर होने लगी। मैं तेजी के साथ छत पर गया और वीरा को ऊपर आने की इजाजत दे दी। वो पहले से मेरे इशारे के मुंतजिर थी। फौरन ही दीवार फांद कर छत पर आ गई और बेसाख्ता बोली, आज तुमने कमाल कर दिया। मैं खुद को बंद गली में दीवार से लगता हुआ महसूस कर रही थी। अगर तुमको छज्जे पर पनाह लेने का ख्याल ना आता तो हमें बड़ी बेसरो सामानी की मौत को गले लगाना पड़ता। ये भी एक कड़ा इम्तिहान था। वो जहांगीर सुल्तान शाह और रेशम खान को ले गए हैं। इनको छुड़ाने के लिए अव्वल खान को खुद आना पड़ेगा, वरना SHO इसे अपनी अना का मसला बना लेगा। फिर नीचे क्यों नहीं चलते? उसने मेरी पसलियों में टोहका देकर कहा, गजाला तुम्हारी तरफ से परेशान हो रही होगी, जाकर उसे अपनी सूरत दिखा दो। वो सीढ़ियों पर मेरी सूरत देखकर वापस जा चुकी है। इन लोगों के नीचे उतरते ही वो ऊपर चढ़ाई थी। मैंने एहतियात के तौर पर उसे वापस भेज दिया। हमें कुछ देर यहीं रुके रहना चाहिए। तो ये कहो ना कि मुझे छज्जे पर रोककर बीवी से राजो न्याज कर रही थी। वो सर मटकाते हुए बोली, कर भी लेता तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे दरमियान कई सीढ़ियों का फासला था। तो आओ आज की गुलखुलासी की खुशी में हम दोनों कुछ राजो न्याज कर लें। खुदा का खौफ करो वीरा। मैंने उसे परे धकेल दिया। ये बड़ी संगीन रात है। हमारे 3 आदमी थाने पहुंच चुके हैं और हर तरफ हमारी तलाश जारी है। इन खतरनाक हालात में तुम्हें अटकेलियां सूझ रही हैं। बाज़ औक़ात तुम बेहिसी की हद तक खुद गर्ज हो जाती हो। खुद गर्ज नहीं, ये मेरा पुराना मर्ज है। वो दबी दबी हंसी के साथ बोली, संगीन खतरात में गिरने के बाद मेरी जमालियाती हिस्स पूरी तरह बेदार हो जाती है और मैं बहकने लगती हूँ। इन तीनों के बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इन अहमकों ने एक्सचेंज से फोन बंद करवाने के बजाय तार काटने पर इत्तेफा किया है। तुम तार जोड़कर अव्वल खान से बात कर सकोगे, वो आकर सारे मामलात संभालेगा। मैंने अंदरूनी दीवार की आड़ में नीचे बैठकर सिगरेट सुलगाई और अपनी सोचों में गुम हो गया। विरक दिमाग पर इस वक्त वाकई शौक ही सवार थी। वो भी मेरे बराबर में आ बैठी। इस बार मैंने उसे रोकने या टोकने की बजाय नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया। मैं सिगरेट खत्म भी नहीं कर पाया था कि बशीर ऊपर आ पहुंचा। आ जाओ सर, वो लोग जा चुके हैं। नीचे कौन कौन है? मैंने अनजान बनकर सवाल किया।